सभी साथियों को नमस्कार। जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे से बड़े साथियों, भाइयों और बहनों, हम आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वाक्य शुद्धि। कौन सा टॉपिक है? वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें एक दो प्रश्न आते हैं और जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है या वाक्य टॉपिक पे पकड़ नहीं है उनके ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। जिस परीक्षा के अंदर ये टॉपिक लगा होता है वहाँ इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। जब वाक्य शुद्धि की बात करते हैं तो वाक्य शुद्धि, वाक्य के अंदर कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। जैसे एक अशुद्धि है संज्ञा संबंधी। संज्ञा संबंधी अशुद्धि कैसे होती है कि इसके अंदर समान अर्थ वाले एक से अधिक शब्द आ जाते हैं। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले संज्ञा समान अर्थ वाले एक से अधिक शब्द आ जाते हैं। जब वाक्य के अंदर समान अर्थ वाले एक शब्द की जरूरत होती है, उससे संबंधित कोई दूसरा शब्द आ जाता है तो वहां पर अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। एक वाक्य के अंदर अशुद्धि होती है सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम संबंधी, सर्वनाम को कैसे लिखा जाता है, किस सर्वनाम के साथ कौन सा कारक चिन्ह आएगा, उससे संबंधित अशुद्धियां होती है। तीसरी अशुद्धि होती है लिंग संबंधी। लिंग संबंधी। 4 नंबर होती है वचन संबंधी। वचन संबंधी भी वाक्य के अंदर अशुद्धियां आ जाती है। और 5 नंबर पे ले तो अनुपयुक्त शब्द। जिस शब्द के साथ में जो शब्द आना जरूरी है होता है वो शब्द न आकर के दूसरा शब्द आ जाता है तो उसे अनुयुक्त शब्द वाक्य अशुद्धि मानी जाती है। कारक संबंधी भी अशुद्धियां होती है। इस प्रकार से 13, 14, 15 के करीब वाक्यों की अशुद्धियां होती है। उस पे न लिख करके एक एक करके अपने वाक्य अशुद्धियों को दूर करते हैं और समझते हैं कि ये वाक्य अशुद्धियां होती क्या है। आज का टॉपिक है जो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से एक दो प्रश्न जरूर आएंगे और आएंगे। जिन्होंने क्लासें लगाई है इस टॉपिक पे पकड़ है उसका तो वो सही होगा, वरना एग्जामिनर यहाँ 2 नंबर काट ही लेता है। कोई बस की बात नहीं रहती जिसकी पकड़ नहीं है वाक्य शुद्धि पे। तो पहले करेंगे अपने संज्ञा संबंधी या शब्द संबंधी। शब्द या अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो संज्ञा, जब वाक्य के अंदर कोई एक संज्ञा एक अर्थ वाली आ जाती है और उसी अर्थ वाली को दूसरी संज्ञा आ जाती है, या एक शब्द आता है और उसके समान अर्थ वाला दूसरा शब्द भी वाक्य में आ जाता है, तो वहां पर संज्ञा या अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण लेते हैं अपन, प्रातः काल समय घूमना चाहिए।
अब ये एक वाक्य है, इस वाक्य के अंदर प्रत्यय के साथ में काल लगा है। काल का वही अर्थ है जो इसका अर्थ है, इन दोनों का समान अर्थ है, काल और समय का समान अर्थ है। अब समान अर्थ वाले हैं तो जो पहले समान अर्थ वाला शब्द आएगा उसको रखेंगे, बाद में जो समान अर्थ वाला शब्द आएगा उसको हटा देंगे अपन। इस प्रकार का वाक्य आता है ना, उसको संज्ञा या अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तो ये सम्य है शब्द है, इसका वही अर्थ है जो इसका अर्थ शब्द का अर्थ है, तो इनमें से हमें एक शब्द हटाना पड़ेगा। तो जो पहले आया उसको रखना होता है, दूसरे को हटाना होता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं और वाक्य लिखते हैं प्रत्यय काल घूमना चाहिए। अब इस वाक्य के अंदर ये वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य कौन सा है, शुद्ध है, और ये वाक्य अशुद्ध है। अब ये पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है वाक्य के अंदर, तो आप बताओगे अनावश्यक शब्द संबंधी या संज्ञा संबंधी अशुद्धि मानी है। एक वाक्य और ले लेते हैं अपने, एक वाक्य अगर और लेते हैं तो इस बात को और ढंग से समझ में आ जाती है। दूसरा वाक्य है शरदकालीन दिनों में, शरदकालीन दिनों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म वस्त्र पहनते हैं। अब देखो इस वाक्य को ध्यान से देखते हैं तो शरद के साथ में एक तो आ गया कालीन, तो ये शब्द है ना, ये अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। तो इसके साथ में दिनों की जरूरत नहीं है। शरदकालीन अपने आप में दिन होते हैं, एक ऋतु होती है जिसमें दिन होते हैं जो ठंडे होते हैं, उसको कहते हैं शरदकालीन। ये अपने आप में पूर्ण शब्द है शरदकालीन। तो इसमें कोई अनावश्यक दूसरा शब्द आता है जैसे दिनों, तो दिन इसके अंदर अनावश्यक माना जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। शरदकालीन, शरदकाल में या काल में गर्म वस्त्र पहनते हैं। अब शरदकाल दिनों की जरूरत नहीं है, शरदकाल के अंदर क्या है, अपने आप में शब्द पूरा है। तो जो काल है या दिन है इनको एक ही रखेंगे, या तो इसको ऐसे देखो, सर्दी में गर्म वस्त्र पहनते हैं, सर्दी में गर्म वस्त्र पहनते हैं, ये वाक्य भी शुद्ध है। या आएगा शरदकाल के अंदर गर्म वस्त्र पहनते हैं, ये वाक्य भी शुद्ध है, लेकिन ये दिन इसके साथ में नहीं आएगा, ये अनावश्यक शब्द है, तो ये माना जाएगा अशुद्ध, और ये माना जाएगा शुद्ध। सर्दी में गर्म वस्त्र पहनते हैं या शरद काल में गर्म वस्त्र पहनते हैं। तो इसमें ये वाक्य भी शुद्ध है और ये वाक्य भी शुद्ध है, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है। आपसे पूछे कि ये वाक्य कौन सी प्रकार की अशुद्धि है, तो आप बताओगे इसके अंदर संज्ञा अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, या बताओगे अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। और उदाहरण लेके समझते हैं अपन। और अगर उदाहरण लें तो और भी कुछ उदाहरण हैं जो हमारे समझ में आ जाते हैं। वह या राम पौधों को जल से
सींचता है, सींचता है। अब इसके अंदर भी अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। देखो पौधों को, राम पौधों को, ये वाक्य सही है, लेकिन पौधों को जब हम सींचते हैं तो मिट्टी के तेल, सरसों के तेल या एल्कोहल या कोई डीजल पेट्रोल से तो सींचते नहीं है। पौधों को तो जल से ही सींचा जाता है। तो ये जल शब्द यहाँ क्या होगा, अनावश्यक होगा। ये अगर शब्द न हो तो शब्द वाक्य बनेगा राम पौधों को सींचता है। तो ये अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाला शब्द है, इसमें जल शब्द लिखने की जरूरत भी नहीं है। अतः ये जल शब्द है, अनावश्यक है, अनावश्यक है। तो इस वाक्य को शुद्ध कैसे लिखेंगे हम? शुद्ध लिखेंगे राम पौधों को सींचता है, सींचता है। ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा, यह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। एक वाक्य और ले अपन, तो एक वाक्य के माध्यम से और भी बात स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार का इस वाक्य लेते हैं। वो वाक्य ये है, देखते हैं। हम अक्सर लिखते हैं कि सुमन के आंख से या आंखों से आंसू आ गए, अब ये शब्द आंखों शब्द है ना, ये अनावश्यक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आंसू होता है ना, इसका पार्टिकुलर संबंध आंख से ही होता है। तो आंख लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है अगर आंसू आ रहा है किसी के, तो वो आंख से ही आ रहा है, नाक से, कान से या जीभ से या पैर से आंसू नहीं आते हैं। तो ये वाक्य अपने आप में अशुद्ध माना जाएगा, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। इस वाक्य को अगर वाक्य को शुद्ध लिखें तो ये वाक्य से लिखा जाएगा, सुमन के आंसू आ गए, आंसू आ गए। ये भी ये वाक्य शुद्ध माना जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। एक वाक्य और है, वो हम अक्सर क्या, हमेशा ही गलत करते हैं, हमेशा ही गलत करते हैं। वो वाक्य क्या है, उस वाक्य पर अगर ध्यान दें तो वो वाक्य ये है, वो मेरे से बेफालतू लड़ पड़ा। अब ये वाक्य देखो, बे जो उपसर्ग लगा हुआ है, और फालतू तो अपने आप में बेकार ही शब्द है, फालतू तो अपने आप में पूर्ण शब्द है। तो बेफालतू के अंदर, फालतू के अंदर बे शब्द लगाना की जरूरत ही नहीं है। तो ये शब्द, ये वाक्य है अशुद्ध है। इसको लिखेंगे, वो मेरे से फालतू लड़ पड़ा, फालतू में लड़ पड़ा। तो ये छोटी छोटी अशुद्धियां हैं, इन चीज को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा और हमारे नंबर नहीं कटेंगे। इस बात का आप ध्यान रखते रहना। आगे जो हम वाक्य के दूसरे अशुद्धि के प्रकार कर रहे हैं, वो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। वो क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। दूसरी अशुद्धि क्या करेंगे हम? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, शुद्धि। देखो कुछ शब्द आते हैं, इस
उस, तू, इस, उस, हम, तुम, ये कुछ शब्द होते हैं जो सर्वनाम होते हैं। इनके साथ में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होती है ना, ये लगाना गलत होता है। जैसे इसको लिख देते हैं, इसको, ये गलत है, इसको थोड़ा करते हैं। जैसे तुझ, मुझ, इस, उस, ये सर्वनाम है। इन सर्वनाम के साथ में को विभक्ति लगाना अशुद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं तुझको, एक गीत भी है तुझको मुझको, शायरी आ गई। तुझको, मुझको, इसको, उसको, ये जो को विभक्ति लगी हुई है ना, तुझ के साथ में, मुझ के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में, ये अशुद्ध माना जाता है। इनके साथ में कौन सी विभक्ति आएगी? इसके साथ में आएगा तुझे, मुझे, इसे, उसे, ये विभक्ति आएगी। ये तो है शुद्ध। क्या है? शुद्ध। और ये है अशुद्ध। तो इस छोटी छोटी बातें, इनका आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वाक्य अशुद्ध नहीं होगा। इसमें थोड़ा वाक्य में प्रयोग करके आपको समझा देता हूं। जैसे ये उदाहरण दे दिया, अब इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं। मेरी बात तुझको समझ नहीं आई, नहीं आई। अब ये वाक्य तुझको शब्द है, एक शब्द आ जाता है मुझको पानी पिलाओ, पानी पिला दो। अब मुझको पानी पिला दो, मेरी बात तुझको समझ में नहीं आई, ये दोनों वाक्य ये अशुद्ध है, क्योंकि ये सर्वनाम का प्रयोग गलत हो रहा है। कोई विभक्ति इनके साथ में आएगी नहीं। ये शब्द कैसे लिखा जाए वाक्य? मेरी बात तुझे समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, नहीं आई। इसी प्रकार से मुझको न लिख करके इसकी जगह होगा मुझे, मुझे पानी पिला दो। ये वाक्य शुद्ध होंगे। सर्वनाम संबंधी इसमें अगर पूछे ना आपको कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप बताओगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इसी प्रकार से आगे सर्वनाम संबंधी शुद्धि और है। शब्द आता है इन, उन, जिन। इस प्रकार के जो सर्वनाम आते हैं, इनके साथ में ने विभक्ति नहीं आती। इनके साथ में क्या नहीं आती? ने विभक्ति चिन्ह नहीं आता। जैसे इसमें लिख देते हैं इनने, उनने, जिनने। ये जो विभक्ति ने विभक्ति आ रही है, ये विभक्ति अशुद्ध मानी जाती है। इनके साथ में जो कर्ता के ने विभक्ति है, ये नहीं आएगी।
इनके साथ में कोई और विभक्ति आ सकती है, जैसे इनसे, उनसे, जिनसे, इन्होंने, जिन्होंने, उन्होंने, ये विभक्ति आ सकती है। लेकिन ने विभक्ति, उन्हें, जिन्हें, इस प्रकार की विभक्ति आएगी, लेकिन ने विभक्ति नहीं आएगी। ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। इनके साथ में कौन किससे लिखा जाएगा? इन्हें, उन्हें, जिन्हें, ये तो है शुद्ध, ये तो माना जाएगा शुद्ध। लेकिन ये क्या है? अशुद्ध माना जाएगा। ये अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें किस संबंधी अशुद्धि है, तो आप बताओगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। आगे और करते हैं। आगे की बात करें तो एक और आता है कि मैं के साथ में मेरा नहीं आएगा, हम के साथ में हमारा नहीं आएगा, तुम के साथ में तुम्हारा नहीं आएगा। ये अगर प्रयोग होता है, जैसे मैं मेरे गांव, मैं मेरे गांव, या मैं मेरा पाठ पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, या हम हमारे गांव गए, गांव गए, तुम तुम्हारा काम करो, काम करो। अब जैसे तुम के साथ में तुम्हारा का प्रयोग हुआ है, हम के साथ में हमारा का प्रयोग हुआ है, मैं के साथ मेरे का प्रयोग हुआ है। ये जो प्रयोग होता है, ये सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। इनके साथ में मैं के साथ में मेरा, हम के साथ में हमारा, तुम के साथ में तुम्हारा सर्वनाम नहीं आएगा। इनके साथ में इनका अगर प्रयोग होता है तो वो क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। तो फिर शुद्ध कौन सा माना जाएगा? शुद्ध ये माना जाएगा। कौन सा? जैसे मैं अपना पाठ पढ़ रहा हूं, अपना पाठ पढ़ रहा हूं, हम अपना, अपने गांव गए। मैं अपना पाठ पढ़ रहा हूं, तुम अपना, हम अपने गांव गए, तुम अपना काम करो। ये जैसे मैं के साथ में अपना, इनके साथ मैं, तुम इनके साथ में अपना शब्द का प्रयोग होगा, हमारा तुम्हारा इस प्रकार के प्रयोग नहीं होंगे। आज के लिए जो हमने वाक्य के बारे में पढ़ा है, इसमें थोड़ी सी पुनरावृत्ति और कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि और संज्ञा संबंधी अशुद्धि ये किस प्रकार से होती है मैंने आपको समझा दिया अभी। सर्वनाम संज्ञा संबंधी अशुद्धि वहां होती है जब एक अर्थ वाली संज्ञा के साथ में उसी अर्थ वाली दूसरी संज्ञा आ जाती है, या एक शब्द जो एक अर्थ का होता है उसी अर्थ का कोई दूसरा शब्द भी आ जाता है वाक्य में, तो वहां अनावश्यक शब्द संबंधी या संज्ञा संबंधी अशुद्धि मानी जाती है, या अनावश्यक शब्द वाली शब्द संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। अगर सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि आएगी तो तुम, उनके साथ में ने है, उनने, इसने, उनको, तुझको, तुझको, मुझको, ये शब्द नहीं है। तुझे, मुझे सर्वनाम शुद्ध माने जाते हैं, तुझको, मुझको सर्वनाम अशुद्ध माने जाते हैं। इनने, उनने ये विभक्ति गलत मानी जाएगी। इनके साथ में इनसे, उनसे ये विभक्ति आ सकती है या कोई और विभक्ति आ सकती है, लेकिन ने विभक्ति अशुद्ध मानी जाती है। और इस प्रकार से आपने समझा। कुछ जो शब्द होते हैं उसके अर्थ फिक्स होते हैं, जैसे आंसू आंख से आते हैं, पौधों में जल से सींचते हैं, तो जल
शब्द साथ में वाक्य में प्रयोग करना, पौधों को सींचने के साथ में जल का प्रयोग शब्द लिखना अनावश्यक या अशुद्धि मानी जाती है। अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। और जिसपे आंख से आंसू आ गए तो आंसू तो आंख से ही आते हैं, इसमें आंख शब्द लिखना अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। आज वाक्य से संबंधित एक दो नियम हमने पढ़े और धीरे धीरे लिंग संबंधी, कारक संबंधी, अन्वय संबंधी वाक्य अशुद्धियाँ भी हम करेंगे, समझेंगे धीरे धीरे इस टॉपिक को और आराम से कर लेंगे। उसके बाद में मेरा पूरा विश्वास है कि हम वाक्य शुद्धि में कभी गलती नहीं करेंगे, हमारे नंबर नहीं कटेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, मेरे से बड़े सीनियर जो लोग हैं वो, और मेरे हम उम्र, मेरे से छोटे जो हैं वो प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लास है, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ में आज की क्लास इतनी, जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।